का टेस्ट होगा, ये मैंने बताया भी था। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को शुरू करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये जो हमारे जितना भी कोर्स है, जितना भी ये वाला टोटल सारे का सारा हमारा जो कोर्स है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सबसे ज़्यादा, शायद इसकी जो जनाब अहमियत है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इस्तेमाल क्यों होता है? आवाज़ आ रही है मेरी सही सबको? इस्तेमाल क्यों होता है कि लार्ज नंबर ऑफ़ कैलकुलेशंस के लिए, जहाँ जहाँ हम लोग बात करें लार्ज नंबर ऑफ़ कैलकुलेशन की, वहाँ वहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ होता है। आज भी इस दौर के अंदर भी बड़े पैमाने में फैक्ट्रीज़ में, और इसके अलावा जो है जनाब ऑफिस में, इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स में, इसके अलावा जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, और इसके अलावा हम लोग जनाब यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, बैंक्स की बात करें, तकरीबन हर इदारे की ज़रूरत है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो डेफिनेशन है वो क्या है? बहुत आसान सी बात है कि इट्स एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट्स एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर used for large number of calculations। ठीक है जी, used for large number of calculations। It's an application software used for large number of calculations। अच्छा, इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका जो ओवरव्यू है उसको आज देख लेते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है, यूज्ड फॉर लार्ज नंबर ऑफ़ कैलकुलेशंस। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, सिर्फ हम लोगों ने बस इंट्रोडक्शन देखना है। इसमें मज़ीद बातें हम लोग इंशाल्लाह कल तो आप लोगों का टेस्ट होगा, फिर आइंदा आने वाले लेक्चर में हम लोग इसमें जो मज़ीद बातें हैं वो हम करेंगे। तो आज बेसिक जो चीज़ें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, जो बहुत ज़रूरी हैं, और आज का मैं आप लोगों को बताऊँ, आज का जो लेक्चर जो लोग मिस कर देंगे वो बहुत बड़ी गलती करेंगे। आज एब्सेंट तो नहीं है कोई है? तो इसमें देखें, सबसे पहली चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि सबसे ऊपर, ये शायद आप लोगों को पहले भी इस चीज़ का आइडिया होगा, सबसे ऊपर जो हमें बार नज़र आ रही है इसको टाइटल बार कहा जाता है। उससे नीचे जो बार नज़र आ रही इसको मेन्यू बार कहा जाता है। और उससे नीचे हमारे पास रिबन्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ के रिबन्स हैं, लाइक क्लिपबोर्ड का रिबन है, फाउंड का रिबन है, अलाइनमेंट का, नंबर का, इस तरह से। तो इनको हम रिबन भी कहते हैं, इनको प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। ठीक है, ये जो बार नज़र आ रही है आपको, ये हमारी फार्मूला बार है, जिसमें हम लोग फार्मूलाज लिखते हैं या फंक्शंस हम लोग इसमें टाइप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपका सेल नेम बॉक्स है, इसमें आपको आपका सेल नेम नज़र आता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता क्या है, इसमें बेटा शीट्स होती हैं, और शीट्स जो होती हैं, आप लोग ये देख रहे हैं, आपको नीचे यहाँ पे शीट्स नज़र आएंगी, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 और शीट नंबर 3। तो याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, इसकी फ़ाइल का नाम होता है वर्कबुक। ठीक है, क्या नाम होता है? वर्कबुक नाम होता है। और एक वर्कबुक जो है, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फ़ाइल है, वो वर्कशीट से मिलकर बनती है। इसमें वर्कशीट्स कितनी होती हैं? बहुत सारी होती हैं। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि वर्कशीट्स कितनी हैं जी, तो इसका आंसर ये है कि आप अगर इस टैब को प्रेस करते जाएंगे तो वर्कशीट्स आप देख रहे हैं ज़्यादा होती जा रही हैं। ठीक है, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, ऐसे शीट नंबर 3, ऐसे शीट नंबर 4। मैं अगर शीट नंबर 1 पे क्लिक करूं तो शीट नंबर 1 पे रहता हूं, 2 पे तो हम लोग सेकंड पे चले जाते हैं। वर्कशीट्स कितनी होती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाज़ औक़ात लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं, तो याद रखिएगा, वर्कशीट्स डिपेंड करती हैं आपकी रैम पे, आपके सिस्टम की रैम की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, आपके सिस्टम की रैम जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा एक्सेल में वर्कशीट्स होंगी। तो इट डिपेंड्स ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम रैम। ओके, वर्कशीट जो होती है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वर्कशीट जो होती है ये किन चीज़ों से मिलकर बनती है। तो एक वर्कशीट जो है वो कॉलम्स और रोज़ से मिलकर बनती है। ठीक है, हमारे पास आप देख रहे हैं, इसमें आपको ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं, इनको हम ग्रिड लाइंस कहते हैं, ग्रिड लाइंस कहते हैं। ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं, जो कॉलम और रोज़ की लाइंस हैं, और ये हमारे पास कॉलम्स हैं। इस तरफ जो है जनाब, मतलब हॉरिजेंटल हमारे पास रोज़ हैं। कॉलम की डेफिनेशन क्या होगी?
वर्टिकल ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉलम, ठीक है, वर्टिकल ग्रुप ऑफ सेल्स, ये वर्टिकल है ना सारे, ठीक है, और हॉरिजेंटल ग्रुप ऑफ सेल्स इसको हम लोग रो कहेंगे, ठीक है, बात समझ आ रही है। ये जो आप लोगों को जो ऊपर मतलब आप लोगों को जो चीज़ें ये जो आपको नज़र आ रहा है ए बी सी डी इस तरह से, ये क्या है, ये कॉलम के हेडर्स हैं, ठीक है, इनको हम लोग कॉलम हेडर्स कहते हैं। ए और बी और सी ये हमारे कॉलम्स को ज़ाहिर करते हैं, तो कॉलम हेडर्स हैं ए बी सी डी वट। इस तरफ हम लोगों को रोज़ नज़र आ रही हैं, और ये जो 1 2 3 है ये हमारे पास रो हेडर्स हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के जहन में अगर ये सवाल पैदा हो रहा है कि भाई इसमें कॉलम की तादाद कितनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक काम करना है, कंट्रोल शॉर्ट की बता रहा हूँ, कंट्रोल राइट एरो कीज़ है ना, लेफ़्ट राइट डाउन और अप, तो कंट्रोल प्रेस करना है और प्लस साथ में राइट एरो की प्रेस करनी है। आप लोग लास्ट कॉलम पे चले जाएंगे, जो इसका लास्ट कॉलम है, तो लास्ट कॉलम का जो कॉलम हेडर है वो है XFD। इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब है 16,384, 16,384, 1638 सॉरी 16,384, तो 16,384 हमारे पास कॉलम्स की तादाद है। मैं वापस आना चाहता हूँ, कॉलम नंबर ए में आना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल और लेफ़्ट एरो की, ठीक हो गया। तो कंट्रोल राइट एरो की करने से आप लोग लास्ट कॉलम पे चले जाते हैं, और कंट्रोल लेफ़्ट एरो की प्रेस करने से आप लोग शुरू वाला जो कॉलम है आपका उसमें आ जाते हैं। अगर आपने रोज़ वगैरह चेक करनी हो, इसमें कितनी रोज़ हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक वर्कशीट में, सिर्फ एक वर्कशीट की बात कर रहा हूँ मैं, हर एक वर्कशीट में इतनी ही रोज़ होती हैं और इतने ही कॉलम्स होते हैं। तो एक वर्कशीट में कितनी रोज़ हैं ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोल डाउन एरो की, कंट्रोल डाउन एरो की। तो आप लोग देख रहे हैं कितनी रोज़ हैं, 10,48,576। तो इतनी ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास रोज़ होती हैं एक ही शीट के अंदर, और 16,384 कॉलम्स होते हैं एक ही शीट के अंदर। इट मीन्स व्हाट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज्ड फॉर लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। अभी हमने रिसेंटली कल मेरी जो है मुलाकात हुई, हमने एक बंदे को सॉफ्टवेयर बना के दिया था पेट्रोल पंप के लिए, तो वो ये बता रहा था कि बहुत सारे पेट्रोल पंप वाले अभी तक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा और भी जो इस तरह के जो जनाब इदारे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने रोज़ाना के हिसाब किताब के लिए, रोज़ाना की शीट्स बनाने के लिए, रोज़ाना की प्रॉफिट निकालने के लिए, इस तरह के कामों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत अहम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसको प्लीज़ ज़रा ना ध्यान से आप लोग सीख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ जो है जनाब, जब मतलब जो है जनाब अखबारात में आए होते हैं, इश्तिहार आए होते हैं, तो उन्होंने नोट में लिखा होता है कि जो है जनाब उम्मीदवार को, कैंडिडेट को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बड़ी ये चीज़ जो है जनाब इम्पॉर्टेंट है और माने रखती है। हम लोग अगर ये चाहते हैं, मैं किसी सपोज़ एक चीज़ मतलब अभी हम लोग और देखते हैं, मैं अगर ये चाहूँ कि मैं किसी ख़ास सेल में जाना चाहता हूँ, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है, नेम बॉक्स में आना है, क्लिक करना है यहाँ पे, और क्लिक करेंगे तो आपने टाइप करना है, इसको रेज़ करके आप उस सेल का नाम आपने टाइप करना है। सपोज़ मैं कहता हूँ मैं D67 में चला जाता हूँ। अब ये D67 बता क्या रहा है हमें, ये बता ये रहा है कि D जो है ये हमारे पास कॉलम है और 67 नंबर वाली रो है, ठीक है। तो ये D67 सेल है, एक सेल का नाम है, और सेल का नाम किस चीज़ से मिलकर बनता है, कॉलम नेम से और रो नेम से। ये बात तो समझ आ रही है हमें कि सेल नेम जो होता है वो कॉलम नेम और रो नेम से मिलकर बनता है। तो मैंने D67 लिखा और मैंने एंटर कर दिया, तो आप देखिएगा हम लोग D67 में मौजूद हैं, कॉलम नंबर D है और रो नंबर 67 है।
तो ऐसे में अगर किसी स्पेसिफिक सेल में जाना चाहता हूँ तो इस तरह से मैं सेल के नेम बॉक्स में जाके तो इस तरह से उसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक होगी बात। अभी हम लोग चंद चीज़ें देखते हैं शीट्स के हवाले से, बल्कि इससे पहले एक चीज़ और देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मोड्स होते हैं और इसके 3 मोड्स होते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। पहला मोड रेडी मोड है, ये आप देख रहे हैं रेडी मोड, ठीक है। आप जो ही इसमें कुछ लिखते हैं, ये देखें हम लोग जो ही इसमें कुछ लिख रहे हैं इस सेल में, तो मोड हमारा चेंज हो गया। अब कौन सा मोड है? एंटर मोड। एंटर मोड का मतलब है हम लोग कुछ ना कुछ उसमें एंटर कर रहे हैं, ठीक है। अभी चलें, अभी मैंने इसमें कुछ लिख लिया, सपोज मैंने लिख लिया स्टूडेंट मैंने इसमें जी टाइप किया, तो हम लोग एंटर मोड में हैं, ठीक है। मैं इस सेल से बाहर आता हूँ, दोबारा इस सेल में जाता हूँ, तो हम लोग रेडी मोड में और मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट के साथ मैं कुछ और भी इसमें जनाब एंट्री करना चाहता हूँ, कुछ और भी लिखना चाहता हूँ। स्टूडेंट तो लिख दिया, सपोज मैं आगे लिखना चाहता हूँ स्टूडेंट नेम, तो इसके लिए क्या करना होगा? शॉर्टकट की याद रखिएगा F2। अब देखिए मैंने जो ही F2 किया तो हमारा जो कर्सर है वो इस सेल के अंदर आ गया, और साथ में अगर आप मोड को देखें तो मोड हमारा चेंज हो गया हुआ है, मोड हमारा एडिट मोड हो गया हुआ है। तो याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 3 मोड होते हैं, रेडी, एंटर और एडिट। रेडी का मतलब है आप कुछ लिखने के लिए तैयार हैं, आप कुछ लिखना चाह रहे हैं। एंटर का मतलब है आप सेल के अंदर कुछ टाइप कर रहे हैं, आप उसमें कुछ ना कुछ एंटर कर रहे हैं। और जो तीसरे वाला मोड है इसका नाम क्या है? एडिट मोड। एडिट मोड का क्या मतलब हुआ? आप जब पहले से आपने कुछ पहले से लिख लिया हुआ है, उसमें आप जो है ना, अगर आप कोई ना कोई नई चीज़ उसमें जनाब ऐड करना चाहते हैं, कोई नया टेक्स्ट उसमें लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एडिट मोड में जाना होगा। और एडिट मोड में जाने के लिए शॉर्ट की क्या है? F2। अच्छा, यहाँ एक और बात भी याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो एक्सटेंशन है, आप लोगों ने देखा था इन पेज की एक्सटेंशन क्या होती है? .inp। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो एक्सटेंशन है वो होती है जी .xlsx, ठीक है, .xlsx। तो ये इसकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक्सटेंशन है। ठीक हो गया? क्लियर है? .xlsx। इसमें एक लास्ट बात हम लोग देखते हैं, और इसमें यहाँ तक समझ आई है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, शीट में आना आप लोगों ने, और शीट पे आप लोगों ने राइट क्लिक करना है। एंड देखें इसमें हम लोग कौन कौन सी चेंजिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। शीट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये जो टैब ये जो आपको शीट 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, शीट 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, शीट 3, इनको हम टैब्स कहते हैं, ये टैब्स हैं। तो मैंने राइट क्लिक किया और टैब कलर पे चेंज किया, और हम लोग यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं इसके शीट के। ठीक हो गया जी? कलर्स को मैं चेंज कर सकता हूँ। सपोज मैंने ये कलर कर दिया तो आपको ये कलर अब नज़र आ रहा है। और दूसरा काम और हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? शीट को रीनेम कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है, आप रीनेम कर लें, आपको याद रहेगा। सपोज मैंने ये कोई रिज़ल्ट कार्ड बनाया हुआ है, स्टूडेंट्स का मैंने रिज़ल्ट कार्ड बनाया हुआ, तो इसमें मैंने क्या टाइप कर दिया? रिज़ल्ट कार्ड। तो हमें समझ आ रही होगी कि भाई ये शीट जो है इसमें रिज़ल्ट कार्ड वाली ऑप्शंस मौजूद हैं, इसमें रिज़ल्ट कार्ड है। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? अगर हम लोग ये चाहते हैं कि कोई दूसरा बंदा हमारी शीट में कुछ ऐड ना करे, मैंने जो कुछ लिखा हुआ है वो मेरी सिक्योरिटी है, वो जो मतलब डाटा है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल है, कोई दूसरा बंदा इस डाटा के अंदर कोई चीज़ एडिट ना कर सके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम शीट को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? राइट क्लिक करना है शीट टैब पे और प्रोटेक्ट शीट में चले जाना है, और यहाँ पे आपने पासवर्ड एंटर कर देना है। सपोज मैंने कहा जी 1 2 3, ओके करेंगे, वो दोबारा आपसे पासवर्ड मांगेगा और दोबारा आप लोग पासवर्ड देंगे इसको, एंड ओके करेंगे। अब आपकी शीट प्रोटेक्ट होगी हुई है। अब देखें इसमें मैं कुछ भी लिखना चाहता हूँ तो वो नहीं लिखेगा, वो हमें जो है जनाब एक्सेल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा। उसकी रीज़न क्या है कि हम लोग इसको प्रोटेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑप्शन है, हम लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं,
इसको डिलीट भी कर सकते हैं और हम लोग हाइड भी कर सकते हैं। मैं अगर हाइड कर दूंगा तो आपको ये शीट आपको नज़र ही नहीं आएगी। अब अगर जहन में ये सवाल आ रहा है कि भाई इसको अनहाइड कैसे करें, दोबारा वापस कैसे आए, तो राइट क्लिक करना है, अनहाइड के ऑप्शन में जाना है। जो शीट हाइड हुई होगी वो आपको नज़र आ रही होगी, उसको सिलेक्ट कीजिएगा और ओके करिएगा, तो दोबारा से वापस आ गई। और इसको अगर आप अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो वो वही बंदा कर सकता है जिसके पास पासवर्ड मौजूद है। उसके लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है और अनप्रोटेक्ट शीट में चले जाना है आपने, और यहाँ पे वही पासवर्ड आप देंगे जो आपने अप्लाई किया हुआ है। तो 1 2 3 मैंने पासवर्ड दिया, ओके कर लिया। अब ये शीट हमारी जो है ये जनाब अनप्रोटेक्ट होगी हुई है। अब इसमें मैं लिख सकता हूँ। तो बहुत है इतना, या कुछ और भी कर लें इसमें? ठीक है, समझ आइए ठीक से। चलें, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर पे कुछ नई चीज़ें हम लोग सीखेंगे।